हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। ये मैं अभी दोबारा करवा रही हूँ आपको। मैंने कल इतनी बार पूछा लाइव क्लास के अंदर, भाई स्क्रीन पे सही से दिख रहा है या नहीं मैटर। किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं करा। पवन ने रिप्लाई किया है मैम क्लियर है। अब मैंने वीडियो देखी, उसमें ये इतना छोटा दिख रहा है, स्क्रीन फुल स्क्रीन पे डाटा आ ही नहीं रहा था। तो मैं जब पूछ रही थी आपसे तो कमेंट में मैसेज तो कर देते कि मैम पूरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा डाटा। अब मुझे दोबारा शूट करनी पड़ रही है वीडियो, क्योंकि आप मैटर ही नहीं देख पाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे, क्या फ़ायदा है ऐसे वीडियो का। तो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे मिस ब्रांडेड ड्रग। इनमें से मतलब मैंने बताया था कल भी आपका कि जूरिस के जो क्वेश्चन है इनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका। सबसे पहले मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होती है। मिस ब्रांडेड ड्रग वो ड्रग होती है जो कि या तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में वो लेबल्ड नहीं है, या फिर उसकी कोटिंग वगैरह को पॉलिशिंग वगैरह इस तरीके से की गई कि उसकी जो थेरापेटिक वैल्यू वो ज़्यादा दिखाई गई, बट एक्चुअल में वैसी थेरापेटिक वैल्यू उसकी है नहीं, या फिर उसका लेबल और कंटेनर कुछ फॉल्स क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी कौन सी होगी आपकी मिस ब्रांडेड ड्रग होगी। तीनों डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आती है अडल्ट्रेटेड ड्रग। अडल्ट्रेटेड ड्रग मैंने बताया था कौन सी ड्रग होगी, अडल्ट्रेशन, नाम से पता चल रहा है मिलावटी ड्रग, जिसके अंदर या तो मतलब कुछ पूरी ड्रग के अंदर या उसके कुछ पार्ट में फिल्थी प्यूट्रिड डिकम्पोज सब्सटेंस ऐड हुआ है, या फिर उसको इनसेंटरी कंडीशन या अनहाइजीनिक कंडीशन के टाइम पे प्रिपेयर किया गया, कंटेमिनेटेड है, उसका कंटेनर में कुछ पॉइजनस सब्सटेंस है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, या फिर उसमें कुछ कलरिंग एजेंट है जो कि प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, जो कि मतलब टॉक्सिक्स है हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है, और उसमें कोई ना कोई हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि हमारी हेल्थ के लिए इंजरियस है। ठीक है, तो ये सारी किसकी डेफिनेशन आती है, अडल्ट्रेटेड ड्रग की। अब आती है फेक ड्रग और स्प्यूरियस ड्रग। स्प्यूरियस ड्रग का नाम आती है, आपको तीन चीज़ याद रखनी है, इमिटेशन, ठीक है, रिजेम्बलेंस और सब्सटीट्यूट। मतलब ये ना किसी की क्या है, या तो उसमें कॉपी है एक टाइप से, या तो कोई इमिटेशन है, या सब्सटीट्यूट है, या फिर रिजेम्बलेंस है, या फिर किसी अनदर ड्रग के नाम से ये इंपोर्ट की गई है, मैन्युफैक्चर की गई है। ठीक है, हम दूसरा अगर इसका जो लेबल है वो कुछ ऐसी कंपनी का नाम बियर कर रहा है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये सारी कौन सी होगी, स्प्यूरियस ड्रग होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं शेड्यूल्स पे। जो शेड्यूल टू द एक्ट, हमारे पास ना दो एक्ट होते हैं शेड्यूल के, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। जो फर्स्ट शेड्यूल होता है उसमें तो बुक्स के नाम आते हैं, जैसे आयुर्वेदिक सीधा यूनानी की जो बुक्स होती है, एंड सेकंड में क्या होती है, वो वाली जितनी भी सेल है, इम्पोर्ट है, ठीक है, स्टॉक है, मैन्युफैक्चरिंग है ड्रग्स का, जो कि स्पेशल प्रोविजन के अंदर आती है, उनके स्टैंडर्ड्स आते हैं। अब आते हैं शेड्यूल टू द रूल्स पे। ठीक है, शेड्यूल ए के अंदर क्या होता है, जितना भी हमने जो भी मैन्युफैक्चर करना है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हो गया, सेल का लाइसेंस हो गया, ये सारे भी जो भी मतलब एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं लाइसेंस अप्लाई करने के लिए और रिन्यूअल के लिए, वो सारे शेड्यूल ए में आते हैं। शेड्यूल में बी में क्या आते हैं, रेट्स आएंगे फीस की टेस्टिंग के लिए। शेड्यूल सी में क्या आती है, अपनी लिस्ट आती है बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स की। सी में बायोलॉजिकल वो वाले आते हैं पेरेंटल, जिनको इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं। C1 में वो वाले आते हैं जिनको हम इंजेक्शन की फॉर्म में नहीं देते, नॉन पेरेंटल। जितने भी बायोलॉजिकल्स आपके कौन से आएंगे, नॉन पेरेंटल होंगे, वो किस में आएंगे, आपके शेड्यूल C1 में आएंगे आपके। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कहाँ गए हम, अच्छा यहाँ पे थे। अब आगे शेड्यूल डी। जो शेड्यूल डी में मैंने बताया था कौन सा है, जिनका इम्पोर्ट बैन है, जो भी जिसका भी इम्पोर्ट बैन है वो किस में आता है, शेड्यूल डी के अंदर आता है। अब आते हैं शेड्यूल E1। ई और E1 आता है। नॉर्मल पॉइजनस जो ड्रग होती है वो शेड्यूल ई के अंदर आती है, एंड जो आपकी पॉइजनस ड्रग है जो कि आयुर्वेदिक सीधा के अंडर आती है, तो वो आपकी किस में आती है, होम्योपैथी, जो भी पॉइजनस आयुर्वेदिक सीधा यूनानी वाली होती है, शेड्यूल E1 में आती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं F एंड F1 पे। स्पेशल प्रोविजंस जो कि प्रोडक्शन के लिए, टेस्टिंग के लिए, स्टोरेज के, पैकिंग के लिए, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट, वो F एंड F1 में आती है। F2 के नाम से याद आते ही याद रखना, सर्जिकल ड्रेसिंग आती है। ठीक है, F3 में आपकी अम्बेलिकल टेप्स आती है, और FF में ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस आती है। ये क्लियर याद रखना। और F जो शेड्यूल F होता है उसमें क्या होता है, ब्लड बैंक होते हैं, जितने भी ब्लड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है, बल्क में जो कलेक्शन हो गया, टेस्टिंग होगी, स्टोरेज होगी, सारी अम्बेलिकल कॉर्ड वगैरह, ये सारी किस में आती है, F के अंदर आती है आपकी। ठीक है, और F1 में आपको याद रखना है, एक बायोलॉजी जितनी भी बैक्टीरियल वैक्सीन है, वायरल वैक्सीन है, ठीक है, और डायग्नोस्टिक एजेंट्स है, ठीक है, ऑल सीरा होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एनिमल्स की, वो सारी F1 में आती है। ठीक है, अब आती है शेड्यूल जी। शेड्यूल जी में वो वाला शेड्यूल है जिसमें मेडिकल सुपरविजन की ड्रग्स आएंगी। एच के अंदर जो कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की ड्रग आएंगी। ठीक है, और शेड्यूल LB इसी को बोलते थे पहले, एच को। और शेड्यूल जे के अंदर वो वाली ड्रग होती है वो डीसी जिनका क्योर
या मतलब जिसका क्योर नहीं हो सकता, ठीक है। शेड्यूल के में जिनकी मैन्युफैक्चरिंग बैन है, शेड्यूल डी में क्या था, जिनका इम्पोर्ट बैन था, और के में क्या है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग बैन है। अब आता है शेड्यूल एम। एम जो शेड्यूल होता है हमारे पास 2-3 टाइप का होता है। नॉर्मल एम जिसमें जीएमपी आएगी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। M1 में किसके लिए आएगी, होम्योपैथी के लिए। M2 में आएगी कॉस्मेटिक के लिए। एंड M3 में आएगी मेडिकल डिवाइसेस के लिए जीएमपी, ठीक है। अब ये देखिए, ये आ गया कॉस्मेटिक, ये आ गया होम्योपैथिक, M3 मेडिकल डिवाइसेस के लिए। एन में क्या होता है, लिस्ट होती है मिनिमम इक्विपमेंट्स की जो एक फार्मेसी प्रोफेशन में होनी चाहिए। ओ के अंदर क्या आता है, ब्लैक डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड से इनकी लिस्ट आ गई, ठीक है। क्यू में क्या आता है, कोल्टाल कलर्स होते हैं, जितने भी कॉस्मेटिक में कोल्टाल कलर्स यूज होते हैं वो क्यू के अंदर आते हैं। और क्यू में भी 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट में लिस्ट एंड जो डाई है, कलर है, पिगमेंट है सोप के अंदर जो है, वो सारा पार्ट 1 में आते हैं। और जो कलर्स परमिटेड होती है सोप के अंदर वो पार्ट 2 में आती है, ठीक है। पी में लाइफ पीरियड होता है एक ड्रग का, और P1 में पैकेजिंग साइज आता है। आर में क्या होता है, सॉरी क्यू में क्या होता है, जो भी कोल्टाल कलर कॉस्मेटिक में यूज होते हैं उनकी लिस्ट है। और जो आपका आर होता है, आर में क्या होगा आपका, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए स्टैंडर्ड, और एस में कॉस्मेटिक का स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आरआरबी में आया था ये। रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री प्रीमाइसिस की, जो आयुर्वेदिक सीधा यूनानी इनके अंडर आती है वो वाली ड्रग। यू में होते हैं पार्टिकुलर जो रॉ मटेरियल होगा, एनालिटिकल रिकॉर्ड हो गया ड्रग्स का। एंड U1 में होता है जो कि ड्रग कॉस्मेटिक का। बी का नाम आते ही हमें याद रखना है पेटेंट वाली ड्रग्स। डब्ल्यू में जेनरिक ड्रग आ गई आपकी। एक्स में नार्कोटिक ड्रग, मतलब जिनकी स्पेशल प्रोविजन के अंडर जो कि इम्पोर्ट वगैरह होगा। वाई के अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए आपके। तो ये सारे आपके शेड्यूल से कुछ MCQ देख लेते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे एक्ट्स में हमारे की कुछ एक्ट के बारे में। जो देखिए सबसे पहले फार्मेसी एक्ट था अपना। फार्मेसी एक्ट आपका कब आया था, 1948 के अंदर आया था। एंड जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था वो 1940 में आया। उसके रूल्स 1945 में। डेंजरस ड्रग एक्ट आपका 1930 में आया था। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कौन होता है, जिसका नेम रजिस्टर्ड जो स्टेट का फार्मासिस्ट का जो रजिस्टर है उसके अंदर जिसका नाम एंट्री हो चुका है वो सारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। या डिप्लोमा के बाद या डिग्री के बाद जिसने भी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया उसका नाम उसमें एंटर हो गया तो वो कौन है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। उसके बाद फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल इंडिया की कब कंस्टिट्यूट हुई थी, 1949 में। फार्मेसी काउंसिल एवरी 5 ईयर के बाद कंस्टिट्यूट होती है। जो PCI है, PCI का एक्स ऑफिशियल मेंबर कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। इसको देख लेते हैं अभी PCI में कितने मेंबर होते हैं और कौन कौन होते हैं। PCI के अंदर ना 8 इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जिसमें से 6 जो होते हैं आपके वो टीचर होते हैं, जैसे कि फार्मेसी प्रोफेशन का कोई कोलॉजी का है, कोई कोग्नोसी का, ये टीचर होगा। एक आपका MCI का मेंबर है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का। एक आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा। तो 8 तो आपके कौन हो गए, इलेक्टेड मेंबर हो गए, क्लियर। उसके बाद आपके 9 होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड में 6 तो क्या हो गया आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट टीचिंग प्रोफेशन से जिसके पास डिग्री है या फिर डिप्लोमा है, सॉरी स्टूडेंट है, उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है। 2 हो गए, मतलब एक आपका AICT का है और एक रिप्रेजेंटेटिव होगा UGC का, मतलब 2 ये हो गए। और एक आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा स्टेट का ही, ठीक है। उसके बाद एक्स ऑफिशियल मेंबर कौन कौन हो गए, एक तो डायरेक्टर जनरल हो गया हेल्थ सर्विस का, एक है डायरेक्टर है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का, और एक ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, एक्स ऑफिशियल मेंबर होंगे। एजुकेशन रेगुलेशन कौन करता है, PCI बनाता है। PCI का जो प्रेसिडेंट होते हैं उसी के मेंबर चूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेंट्रल रजिस्टर फार्मासिस्ट का वो भी PCI मेंटेन करती है। और उसके बाद जो कितने आवर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, 500 से कम की नहीं होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन जो फार्मेसी कोर्स रन कर रहा है उसको PCI अप्रूवल देता है। मिनिमम एज है एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए वो 18 साल होना चाहिए। उसके बाद जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो मतलब इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंस्टिट्यूट होती है। और जो PCI होती है वो 5 साल में चेंज होती है। फार्मेसी काउंसिल है इंडिया की, उसको सेंट्रल काउंसिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए 6 मेंबर है जो टीचिंग प्रोफेशन के, वो PCI में सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है। और जो PCI का सेक्रेटरी होता है उसको वो मतलब एज एन रजिस्ट्रार भी काम करता है, इंपॉर्टेंट है, पहले आया हुआ RRB में क्वेश्चन। उसके बाद फार्मेसी एक्ट 1976 आसो प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन, ये सबके लिए करता है, डिप्लोमा हो डिग्री हो, ठीक है, या डिस्प्लेस पर्सन हो, सबको। ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया था, रूल्स 1945 में आया था। फार्मेसी एक्ट 1948 में आया था।
ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अगर कैंसिल हो जाता है तो लोन लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है। पर्सन इंचार्ज स्टेट ड्रग लैबोरेटरी का गवर्नमेंट एनालिस्ट रहता है ये। ठीक है। एडवाइजरी कमेटी DTAB की, मतलब ड्रग टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड की, तो कौन करती है? ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें। सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी जो है आपकी कहाँ पे है? कोलकाता में है। CDLK सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कोलकाता में है। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है। और सेंट्रल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका वो कसौली के अंदर है। ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन सा है जिनका इम्पोर्ट बैन है? वो सारी मिस ब्रांडेड ड्रग होगी। शेड्यूल P में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आएगी, और P1 में आपकी कौन सी आएगी? पैकेजिंग साइज ऑफ ड्रग। ऑप्थेल्मिक इसमें आएगी, FF के अंदर आएगी। ठीक है। फॉर्म है जो ऑब्टेन करने के लिए रिटेल के लिए लाइसेंस, शेड्यूल C एंड C1 ड्रग के लिए तो 20 में आ जाएगा, और रेस्ट्रिक्टेड के लिए 20A हो जाएगा, होलसेल के लिए 20B हो जाएगा, और मोटर व्हीकल के लिए 20BB हो जाएगा। नेक्स्ट है शेड्यूल C ड्रग की एग्जांपल पेंसिलिन है। नेक्स्ट ड्रग्स है जो यूज करेंगे मेडिकल सुपरविजन में, G के अंडर आती है। शेड्यूल H में कौन सी होती है? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है। बार्बिचरेट शेड्यूल X में होती है। हैबिट फॉर्मिंग द लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, वो स्टेट ड्रग कंट्रोलर इसको क्या करता है? इशू करता है। मैन्युफैक्चरिंग ड्रग के लिए शेड्यूल M में अभी बात करी थी हमने GMP, और M1 में आपकी होम्योपैथिक के लिए, M2 में कॉस्मेटिक के लिए, M3 में मेडिकल डिवाइसेस के लिए। उसके बाद आइबुप्रोफेन शेड्यूल H के अंदर आती है। चेयरमैन है DTAB का, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। उसके बाद रीपैकेजिंग लाइसेंस इज नॉट, शेड्यूल C के लिए रीपैकेजिंग लाइसेंस नहीं मिलता। लाइसेंस सेल ऑफ ड्रग के लिए मतलब अगर जो लाइसेंस ले रहा है सेल ऑफ ड्रग के लिए, उसको इसकी इंस्पेक्शन कितने टाइम होती है? 2 इन अ ईयर। लाइसेंस है रिटेल सेल के लिए, तो वो 21 के अंदर आती है। ठीक है। उसके बाद देखिए बायोलॉजिकल बिलोंग्स टू शेड्यूल C के अंदर आती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था बायोलॉजिकल C1 में। इंसुलिन इंजेक्शन शेड्यूल G में आती है, और मिनिमम रिक्वायरमेंट रिटेल फार्मेसी के लिए N के अंदर आती है। R में कॉस्मेटिक के लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए वो है, और स्टैंडर्ड है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव शेड्यूल R के अंदर आती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट है ड्रग की जो कि जेनरिक ड्रग W में आती है। S में कॉस्मेटिक का स्टैंडर्ड, X में आपकी सारी वही हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, नार्कोटिक ड्रग, U में ड्रा मटेरियल एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स होगा। स्पिरियस ड्रग का मतलब क्या? इमिटेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सारी C में आती है। लिस्ट है डिसीज का जो क्योर नहीं हो सकते, वो शेड्यूल J में आते हैं। H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है। G में मेडिकल सुपरविजन के ड्रग, इसमें बायोलॉजिकल्स आते हैं। मैक्सिमम पनिशमेंट है स्पीरियस ड्रग के लिए 5 ईयर। उसके बाद शेड्यूल G ड्रग ग्लिबनक्लामाइड आती है। इनकी ना लिस्ट है हमारे पास, शेड्यूल G H ड्रग वगैरह, वो भी मैं करवाऊंगी आपको। उसके बाद शेड्यूल X ड्रग है नाइट्राजेपाम। नेक्स्ट है ड्रग सैंपल एमएसटेज के बाद एनालिसिस के लिए स्टेट ड्रग कंट्रोल लैबोरेटरी को दिया जाता है। कॉन्डम की टेस्टिंग इंडियन फार्माकोपिया लैबोरेटरी में होती है। लिस्ट एलोपैथिक पॉइजन्स की शेड्यूल E में, और होम्योपैथिक के लिए आयुर्वेदिक सीधा यूनानी वाली वो E1 के अंदर आती है। ठीक है। ड्रग सैंपल गवर्नमेंट एनालिसिस के लिए दिया जाता है इंस्पेक्टर, और ड्रग इंस्पेक्टर है वो सेक्शन 21 के अंदर अपॉइंट होता है, 22 में इसकी पावर्स होती है। बायोलॉजिकल्स की जो टेस्टिंग है कसौली में होती है। रिकॉर्ड्स है ड्रग एक्सपायरी वाली ड्रग के लिए 2 ईयर में रखा जाता है। एंटीसीरा कहाँ टेस्टिंग होती है? इज्जत नगर में। उसके बाद यहाँ पे है इम्पोर्ट है ड्रग का पर्सनल यूज़ के लिए कितनी हो सकता है? 100 यूनिट तक कर सकते हैं। उसके बाद पेटेंट प्रॉपर्टी मेडिसिन यूनिट कंटेनर्स में। आयुर्वेदिक पॉइजन वाली आ गई E1 में, नॉर्मल आएगी E के अंदर। लाइसेंस है केमिस्ट शॉप के लिए, स्टेट ड्रग अथॉरिटी देती है। टेस्ट ओरल पोलियो वैक्सीन पे, और नेशनल इंस्टीट्यूशन है कम्युनिकेबल डिसीज़ का। ठीक है। उसके बाद देखिए मैजिक रेमेडीज, ये सारी चीज़ आती है। तालिस्मान, मंत्रा, कवच, ये सारी मैजिक रेमेडी में आती है। मैजिक रेमेडी एक्ट अपना 1954 में पास हुआ था, और 1955 के अंदर ये अपना मतलब फोर्स में आ गया था। कैंसर के लिए जो क्योर है वो प्रोहिबिटेड के अंदर आता है। ड्रग मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 में आया था, और 1955 में लागू हो गया था आपका। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक ड्रग के लिए शेड्यूल J वाली ड्रग प्रोहिबिटेड है। प्रिस्क्रिप्शन की ड्रग फिजिशियन के लिए। गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री गाजीपुर में है। कोका, ओपियम, हम्प, ये सारे क्या है? डेंजरस ड्रग एक्ट के अंडर आती है, जो 1930 में आया था आपका। ठीक है। उसके बाद है ओपियम मैनिपुलेटेड फार्माकोपिया के लिए मेडिसिनल ओपियम हो गया ये। ओपियम की अदर देन ओपियम मिक्सचर कैन बी कैरिड, गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री ही कर सकती है। और कोका की जो मतलब कोकेन होती है डेंजरस ड्रग में 0.1% की अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 में आया था, 19 में पॉइजन ड्रग एक्ट आया था, 1948 में फैक्ट्री एक्ट फार्मेसी एक्ट आया था, इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था। कैनिबस साइटिका किससे मिलता है? हम्प से मिलता है ओपियम के। उसके बाद नॉन बॉन्डेड लैबोरेटरी की इंस्पेक्शन 6 मंथ में एक बार होनी चाहिए। 12 वीक की जो प्रेगनेंसी है उसको 2 रजिस्टर फार्मासिस्ट ही क्या करेंगे? टर्मिनेट करेंगे। और 20 वीक की प्रेगनेंसी को 2 रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर। ड्रग बिल इंट्रोड्यूस हुआ था 1931 में। 1930 में डेंजरस ड्रग एक्ट, 1940 में क्या था? ड्रग एंड कॉस्मेटिक, 48 में फार्मेसी एक्ट। पॉइजन एक्ट 1919 में आया था, 1971 में आया था आपका ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है। ओपियम एक्ट आया था 1857। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी 1971 में, और इसके जो रूल्स आए थे वो 78 में आए थे। उसके बाद देखिए 4th एडिशन इंडियन फार्माकोपी का 1996 फर्स्ट 5 में आया था, सेकंड 6 में, थर्ड 85 और फोर्थ 1996। इंसेक्टिसाइड एक्ट आया था 1968 में। एजुकेशन रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल में 3 पर्सन होते हैं। ड्रग जो कलर प्रिस्क्राइब नहीं होता मिस ब्रांडेड में नहीं होता। स्टैंडर्ड पेटेंट के लिए वो वी में आता है। एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है, इसमें बायोलॉजिकल्स होते हैं, ठीक है। और FF1 में सीरा वगैरह ये सारी बताई थी मैंने आपको स्पेशल। ओपियम डज नॉट इंक्लूड, ओपियम के अंदर किसने से ज़्यादा 0.2% ऑफ मॉर्फिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ओपियम स्टार इंक्लूड करता है सारे पार्ट सीड्स के अलावा, ठीक है, फ्लावर रूट स्टेम ये सब। अल्कोहल के अंदर क्या है? इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और रह गए, देखते हैं। फार्मेसी काउंसिल है इंडिया की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करती है। लाइसेंस है होल सेल के लिए ड्रग जो स्पेसिफाइड है C&C1 के लिए वो 21B। अगर रेस्ट्रिक्टेड होता तो A होता, अगर अब यहाँ पे क्या है होल सेल है तो B है, अगर मोटर व्हीकल होता तो BB लग जाता। अब लाइफ पीरियड है ड्रग की, वो शेड्यूल P से रिलेटेड है। शेड्यूल N में है मिनिमम इक्विपमेंट रिटेल फार्मेसी के लिए। ड्रग है पर्सनल यूज के लिए 100 डोज ले सकते हैं। उसके बाद इनमें से कौन सी डिसीज डज नॉट बिलोंग टू शेड्यूल J DP3 लेप्रोसी वगैरह सारी इसमें आती है। आज हमने ये शेड्यूल्स करे, कुछ MCQs किए, कल मैं आपकी कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगी जिनके आंसर आप दोगे, जो इनसे रिलेटेड MCQs होंगे। और साथ में हमने ना ये भी करने इनमें जो PCI है और स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, DTA भी है, इनमें कितने मेंबर होते हैं, कौन से मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिशियो कौन से होते हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे, ये भी कर लेंगे हम। कुछ डिफरेंट एक्ट की देख लेंगे कि कौन सा एक्ट कब आया था, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ MCQs करेंगे कल, मतलब 100 के राउंड और MCQs करेंगे जिनके आंसर आप दोगे। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक थे ना फोरेंसिक, ये ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको HAP और कोलॉजी कराना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी हमें ना पता नहीं है पेपर में कि क्या आने वाला है। क्योंकि देखिए पिछली बार HAP और कोलॉजी इतनी बरखी थी, HAP भरी पड़ी थी, तो हमने अपना HAP और कोलॉजी तो स्ट्रॉन्ग करके चलना है। और स्यूटिक्स वगैरह में से हम सिर्फ मेन टॉपिक पहले करेंगे जिनमें 100% ये श्योरिटी है कि अगर स्यूटिक्स के क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से आने हैं। कुछ डोसेज फार्मूले हो गए, कैलकुलेशन होगी, ठीक है, ये सारे करेंगे हम, ठीक है। कि कौन से ड्रग कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूले होंगे चाइल्ड वाले, वो सारे डोज, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चन बनता है, वो सब कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर लेना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।